हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, Good morning. ओके। मैंने अभी फिलहाल सबको म्यूट कर दिया है, आप चैट पर आ जाइए। जब अनम्यूट करना होगा तो मैं बता दूंगा। सबको मैंने फिलहाल म्यूट कर दिया है। ऑलराइट, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का हमारा बैच का फर्स्ट डे है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रेगुलर इन डेप्थ बैच। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स 15 टू 20 मिनट्स आई हैव टू स्पेंड फॉर सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। हम किस तरीके से अपने क्लासेस चलाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू होगी आज से ही। ठीक है, तो जो जो बच्चे अवेलेबल हैं, जो बच्चे अभी जूम पर हैं वो तो मुझे दिख रहे हैं। जो बच्चे लाइव वी स्मार्ट ऐप पर हैं, अगर ऐप पर हैं तो लाइव चैट पर आ जाइए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि बच्चे हैं कि नहीं। चलिए, तब तक बच्चों के नाम ले लेते हैं एक बार। यस, अंजलि गुड मॉर्निंग, अंकित, अंकुर गुड मॉर्निंग, अथर्व, गौरी, हितवी मेहता गुड मॉर्निंग, जयंत, कौशल, लिकेश गुड मॉर्निंग, मानसी, मयंक, पूजा शाह, पूजा साहा गुड मॉर्निंग, रामनाथ, ऋतिक, स्मृति, शुभम, श्रीकर, तनिषा शर्मा और तनिष्का बत्रा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आज से जो आप अपनी अकाउंटिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो जर्नी शुरू कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से जाए, बेहतरीन जाए, पूरी सब अच्छे से चीजें जाएंगी हम अगर मिलके अच्छे से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऋषिका, लाइव ऐप पे है, दिव्या, वी स्मार्ट ऐप, ओके। तो मैं बता दूं कि अभी हमारी करंटली जो लेक्चर अभी प्ले हो रहा है वो जूम ऐप और वी स्मार्ट ऐप पे भी हो रहा है। ठीक है, एक एक करके चीजों को अपन पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इस बैच में क्या करने वाले हैं। सो बच्चों, हमारा ये लाइव प्लस 100% बैकअप के साथ एक रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप लाइव भी कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो। तो लाइव का टाइमिंग हमारा होगा 7:30 AM। ठीक है, मोस्टली हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो 10 AM तक खत्म हो जाएंगी। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 5 to 10 मिनट्स हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन का या फिर कंसेप्ट का। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस थोड़ी सी लाइट मोड पर चलाने के लिए मैं क्लासेस 7:30 से हो सकता है 10 बजे तक ना लेके 9, 9:30 बजे खत्म कर दूंगा। मतलब 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी स्टार्टिंग के 3-4 दिन की, थोड़ा लाइट मोड चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड जो हमारा क्लास रहेगा वो कब तक वी स्मार्ट ऐप पे अपलोड हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड विल बी अपलोडेड बाय 6 PM इन द सेम डे। मतलब अगर मैं आज क्लास ले रहा हूं तो आज का रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप पे शाम को 6 बजे तक कंफर्टेबली अपलोड हो जाएगा, अनटिल अनलेस अगर कोई इशू क्रिएट ना हो गया हो ऐप में। ठीक है, तो ये रहेगा अपना लाइव का टाइमिंग। लाइव के टाइमिंग पे रिस्पेक्ट में मैं आपको बोलूंगा, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया होगा कि हमें लाइव करना है या रिकॉर्डेड करना है। जैसा भी रहा, अगर हम मैनेज कर पाए तो लाइव करेंगे। यहां मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, शुभम अग्रवाल गुड मॉर्निंग बेटा। यस, सो यहां मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइज एक प्रॉपर डिसीजन ले लीजिएगा। यहां पर कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल डिसीजन लेके बैठे हैं कि मुझे लाइव ही करना है, या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे रिकॉर्डेड करना है। प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया है और वो बहुत बड़ी समस्या में आने वाले हैं। बिकॉज अगर वो यही सोचते रहेंगे कि हम देखते हैं बाद में डिसाइड करेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आपको आज की क्लास के बाद ही डिसाइड करना है कि आप लाइव करने वाले हैं या रिकॉर्डेड करने वाले। बस रिकॉर्डेड में आपको यह ध्यान रखना है कि आप रेगुलरली एक लेक्चर रोज के रोज देखें, नहीं तो बैकलॉग वाली जो सिचुएशन होगी वो बहुत बुरी होती है सीए फाइनल में। स्पेशली अगर आप अपना पहला सब्जेक्ट एफआर लेके बैठे हो, अगर आपने इससे पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं किया है तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत लंबा जाएगा और उससे आप अपना कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे से भूल जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा लाइव टाइमिंग का। संडेज को हमारी छुट्टी होगी, पर अगर किसी वीक डे पर अगर हमने छुट्टी रखा है तो संडेज को मुझे क्लास लेनी पड़ सकती है। अब आते हैं किताबों पर, बुक्स पर। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत पहले ही लेक्चर्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया था तो उनको बुक्स मिल गए होंगे। अगर अभी रिसेंटली ऑर्डर प्लेस किया होगा तो बुक्स मिल जाएंगे। बुक्स में आपको क्या क्या बुक्स मिलेंगे? सबसे पहले आपको मिलेगा एफआर का कॉन्सेप्ट बुक, एफआर कॉन्सेप्ट बुक।
ठीक है। एफआर कॉन्सेप्ट बुक 2 वॉल्यूम में रहेगा, तो मैं यहां पर 2 कर देता हूं। एफआर कॉन्सेप्ट बुक 2 वॉल्यूम में रहेगा। एफआर कॉन्सेप्ट बुक कुछ इस तरीके से दिखता है। एफआर कॉन्सेप्ट बुक कुछ इस तरीके से दिखता है। हम सारे के सारे टॉपिक्स एफआर कॉन्सेप्ट बुक में, ये मल्टी कलर बुक में रखते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, दो चार बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं इस बुक में जो मैंने काम किया है, और इस बुक पे काम करने के कारण अब मैं सीए इंटरमीडिएट में भी उसी तरीके से काम कर रहा हूं, और ऑलमोस्ट मैंने सीए इंटर में भी जो बुक्स बनाई है वो इसकी तरह बनाई है। कीवर्ड्स हाईलाइटेड रहते हैं अलग अलग कलर में, वो तो ठीक है, हर बुक में रहता है, वो चीज को हम हाईलाइट ऐसे नहीं कर सकते। द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक कि हमेशा से एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, मतलब रिलेटेड टू अकाउंट्स इन द सेंस कि इट इज अकाउंट्स, बट क्योंकि इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में, 11 12 में आप पूरा पूरा अकाउंट्स पढ़ के आते हो, तो एफआर में क्या होता है ना, बच्चे की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई हाँ अकाउंट्स ही तो है, बस नाम अलग है, तो अकाउंट्स है तो बस बढ़िया मस्त एंट्री वेंट्री करते रहेंगे, बैलेंस शीट पेंडल बनाते रहेंगे, लेजर अकाउंट बनाते रहेंगे। बट पिक्चर तब क्लियर होगी आपको जब आप आगे चल के जब कुछ चैप्टर्स करोगे एंड यू रियलाइज कि भाई जो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लाइक थियोरेटिकल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। हालांकि थियोरेटिकल स्टैंडर्ड्स का थोड़ा सा फ्लेवर आप सीए इंटरमीडिएट में ले चुके हो, बट यहां पर द पिक्चर इज लाइक कि केस स्टडी बेस्ड स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे खासे हैं। एंड कई बार आपको ऐसा फील आएगा कि आई एम नॉट स्टडिंग अकाउंट्स एनी मोर, आई एम स्टडिंग सम अनदर सब्जेक्ट। सो पर उसका रूट पता है क्या है, किसी भी केस स्टडी को भी समझने के लिए उसका रूट है उसकी जर्नल एंट्री, या उसको टेबल फॉर्म में अगर किसी भी तरीके से उसको प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाए। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज, अगर मुझे किसी कॉन्सेप्ट को समझाना है तो मैंने कोशिश की है कि उस हर कॉन्सेप्ट के लिए मैं या तो जर्नल एंट्री से आपको समझाऊं, ऑल्दो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली कभी जर्नल एंट्री नहीं पूछेंगे वो लोग, सीए फाइनल के एग्जाम में कभी भी जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, हार्डली एक आध चैप्टर छोड़ दे तो। So what they will ask you like the calculation based things, like the balance sheet based things, या जहां पर आपका एनालिसिस आएगा, बट उसके लिए उसका जो रूट है ना वो जर्नल एंट्री है, या उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा बना के देना जरूरी है ताकि आप एग्जाम टाइम में ये अगर बुक को यूज कर रहे हो तो 2 दिन में आप अपना सिलेबस कवर अप कर लो, 2 दिन में। सो इस बुक का बेस्ट पार्ट ये है कि जगह जगह पर मैंने आपको या तो आपको ऐसे जर्नल एंट्री फॉर्म में कंसेप्ट को समझाते हुए मिलेंगे, या तो आपको इस टेबल फॉर्म में कंसेप्ट समझाते हुए मिलेंगे स्टेप वाइज, कि स्टेप नंबर 1 ऐसा है, फिर आपको ऐसे स्टेप नंबर 2 पे जाना है, फिर स्टेप नंबर 3 पे जाना है। तो कोशिश करके इस तरीके से पूरी कोशिश की गई है कि आपको समझाया जाए जहां जहां पॉसिबल है। जैसे आप देखेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर, ऐसे करके समझाने की कोशिश की गई है। अनदर बेस्ट पार्ट इज, मैंने हर कॉन्सेप्ट को रिफर किया है कि ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कौन सा क्वेश्चन नंबर रिफर कर सकते हो हमारी क्वेश्चन बैंक का। तो हर जगह पर उस कॉन्सेप्ट के नीचे आपको एक रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर ये, इस पे चले जाओ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ना इंटरलिंकिंग करवाई गई है ताकि बाद में आपको टाइम आपका वेस्ट ना हो क्वेश्चंस को ढूंढने में। आइदर क्वेश्चन से इंटरलिंकिंग करवाई गई है, या जगह जगह पर आपको दिखेगा रिफर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो क्या किया है मैंने, इस बुक को अप्रोक्सीमेटली 370 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है। गाइस 370 पेजेस बहुत कम होते हैं, मतलब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एफआर इतना बड़ा सिलेबस है कि वह 500 600 पेजेस की तो कंसेप्ट बुक होती है, तो मैंने 370 पेजेस में इस तरीके से कवर किया है कि मैंने पूरा आईसीआई मॉड्यूल इसके अंदर डाल दिया है, बट सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि वैसे भी आपको कुछ थ्योरी लिखनी नहीं है, आपको वहां पर या तो एमसीक्यूज का जवाब देना है या तो डिस्क्रिप्टिव में सॉल्यूशन करना है, सॉल्व कैलकुलेशन करना है। सो क्योंकि हमारा यहां पर ऑडिट की तरह टेंशन नहीं है कि हमें बड़े बड़े थ्योरी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड आईसीआई की लैंग्वेज चाहिए। नो, सबसे द बेस्ट पार्ट ऑफ एफआर सब्जेक्ट इज कि हमें आईसीआई की लैंग्वेज से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने उस पूरी लैंग्वेज को डिकोड करके बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डाला है ताकि कम से कम पेजेस इसमें आपके दिए जाएं। तो इसके साथ आपको एक प्रैक्टिकल बुक मैं प्रोवाइड करूंगा, आई होप आप बच्चों को मिली होगी। आप मुझे कंफर्म करिएगा कि आपको एक पतली सी प्रैक्टिकल बुक अलग से मिली है कि नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक हार्डली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70-80 पेजेस का होगा, 70-80 पेजेस का। तो ये 70-80 पेजेस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक क्या है, जहां जहां मैंने कहा है कि भाई आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रेफर करिए, तो उसके लिए अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक मैंने वो किया है। अब आप बोलोगे कि सर क्या जरूरत थी, 70-80 पेजेस ही तो थे, इसको कंसेप्ट बुक में ऐड कर देते, बार बार हमें अलग अलग रेफर करना पड़ेगा। सुनो,
अभी आपको यस स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी कि यार मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, फिर सर बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल बुक पे आओ, तो एग्जाम्पल बुक ओपन करनी पड़ रही है। क्वेश्चन बैंक वैसे ही अलग है। तो सर ये तीन तीन बुक की क्या मतलब थी, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक को आप मर्ज कर देते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट मैंने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। एग्जाम में मैं नहीं चाहता हूं कि लास्ट के 2 से 3 दिनों में आप वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक को रेफर करो, क्योंकि माइंडसेट मैंने देखा बच्चों का कि अगर मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंसेप्ट के नीचे ही डाल दिए ना, तो बच्चा शॉर्टकट्स क्या खेलता है, एग्जाम टाइम में जब लास्ट के 3 से 4 दिन होते हैं तो वो सिर्फ उन एग्जाम्पल्स को रेफर करके जाता है और आईसीआई के मेन क्वेश्चंस को रेफर ही नहीं करता, ये सोचते हुए कि ठीक है ना एग्जाम्पल दिख रहा है ऐसा ही होगा। मेरे एग्जाम्पल में मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल बनाया है आईसीआई के जैसा, पर मैं चाहता हूं कि एग्जाम टाइम में लास्ट डे रिविजन के टाइम पर आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस ही देख के जाएं, बिकॉज इंस्टीट्यूट की क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। तो इस वजह से मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बुक को अलग रखा है। और दूसरा रीजन मार्केटिंग स्पेशली कि मैं 370 पेजेस बता सकूं कि हाँ देखो मेरी बुक पतली है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने इसलिए इसको अलग रखा है। तो मैं आपको इस दोनों बुक को मर्ज करके पढ़ाऊंगा साथ साथ। नेक्स्ट बुक है एफआर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक, अब सारे कंसेप्ट्स अगर मैंने कंसेप्ट बुक में डाल दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने अलग दिखा दिए, तो अब एक तीसरी बुक आपको मिलेगी एफआर क्वेश्चन बैंक, जो कि 2 वॉल्यूम में मिलेगी। क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बैंक जो होगा वो इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन बैंक इस तरीके से दिखता है, हर टॉपिक में आपको पहले पेज पे ही दिख जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, ठीक है। दूसरा, टॉपिक्स को मैंने कई सारे टॉपिक्स के अंदर आपको ऐसे इंडेक्स दिखेगा, अलग अलग एडजस्टमेंट वाइज, अलग मतलब एक चैप्टर के अंदर भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो ये चैप्टर हो गया और चैप्टर के अंदर हो गए सब टॉपिक्स की। टॉपिक नंबर 1 की भाई इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ, कैश सेटल ट्रांजैक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ, इक्विटी विद कैश अल्टरनेट के सारे क्वेश्चंस एक साथ। इस तरीके से मैंने ये इंडेक्सिंग की है। ये इंडेक्सिंग आपको पेपर नंबर 6 में भी काम आएगी कि अगर मान लो पेपर नंबर 6 में एफआर का कोई क्वेश्चन आया है, पेपर नंबर 6 आईबीएस में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आपको यहां से ये इंडेक्स काम आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इस क्वेश्चन बैंक में मैंने सब कुछ कवर किया है। सब कुछ मतलब स्टडी मैट, आईसीआई का स्टडी मैट, जो कि आपको क्वेश्चन की कोडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि अगर एसएम का क्वेश्चन है स्टडी मैट का तो वो कोडिंग में ही दिख जाएगा। दूसरा, मैंने आरटीपीस, एमटीपीस और पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जिसकी मैंने कोडिंग दी है आरएमपी। मैं सीए इंटर में भी ऐसा ही करता हूं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोडिंग दिख रही है आरएमपी करके, मतलब वो क्वेश्चन आइदर आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का क्वेश्चन है, ये वाला यहां पर उसको रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। रिसेंटली अभी इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में चेंजेस किए हैं फॉर द अटेम्प्ट मई 25 एंड ऑनवर्ड्स ऐसे करके। तो उस मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट 90 to 100 न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं। न्यू क्वेश्चंस, यस, ये नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं रिसेंटली अपने मॉड्यूल में। और क्या चेंजेस किए हैं, थोड़े से हल्के फुल्के टेबल चेंजेस किए हैं, तो वो कोई रेलेवेंट नहीं है ज्यादा। प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा हल्का फुल्का चेंज किया है, पर जो ये 90 to 100 क्वेश्चंस इन्होंने जो ऐड किए हैं, द बेस्ट पार्ट इज उस 90 से 100 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 90% क्वेश्चंस पास्ट आरटीपीस के ही हैं। पास्ट आरटीपीस जिनको ऑलरेडी हमने अपने क्वेश्चन बैंक में कवर किया है, ठीक है। तो हार्डली 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल में बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, जो आईसीआई ने कहीं पुरानी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू से नहीं लिया है। अब जब आईसीआई का मॉड्यूल चेंज हुआ उससे पहले ही हमारा ये एफआर का क्वेश्चन बैंक प्रिंट हो चुका था। तो क्योंकि उससे पहले हो चुका था प्रिंट, तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन न्यूली एडेड के भी 90% क्वेश्चन तो आपको आपके पास जो किताब है उसमें है, जो न्यूली ऐड हुए हैं। सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ओवरऑल, 10 से 12, हार्डली 15 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में ऐड नहीं किए, जिसका सेपरेट प्रिंट आउट आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जाएगा और आगे चल के आपको मैं हार्ड कॉपी भिजवा दूंगा, क्योंकि मुझे आगे चल के वो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करने हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए, 10 से 15 क्वेश्चन बच गए, वो क्वेश्चन बैंक में शामिल नहीं है, जो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये हो गई क्वेश्चन बैंक। और लास्ट में एक आती है चार्ट बुक। आई होप आपको चार्ट बुक भी साथ में मिला होगा। जब भी हमें कुछ रिवीजन करना होगा या बहुत क्विक रिवीजन करना होगा तो चार्ट बुक आपको काम आएगा। तो ये हो गई आपकी किताबें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्लास स्टडी एंड लर्निंग। हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे क्लास में, हम कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सो बच्चों, क्लास में पढ़ने का तरीका ये होगा कि मैं आपको सबसे पहले कोई भी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि मैं आपको रीड करवाऊं,
मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका ऐसा है कि जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको अपने तरफ से कुछ ना कुछ बातें करके समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाऊंगा, ठीक है। एंड देन आई विल टेल यू कि चलिए आइए किताब में से पढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको खुद से समझाया, कोई एग्जाम्पल देके समझाया, फिर मैंने आपको उसको सेकेंड टाइम किताब से पढ़वाया, एंड देन फिर मैंने उसके आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए तीसरी बार समझाने के लिए, एंड देन उसके बाद अपन क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि रेगुलर बैच है तो हमारी क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, क्लास में ही ज्यादा होगी, बट कई सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जो क्लास में मैंने करवाए उसी के सिमिलर क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे और होमवर्क में आपको करके आने, ठीक है। तो ये क्लास स्टडी एंड लर्निंग का तरीका होगा। हमारी कोशिश होगी कि हमारा रिवीजन चैप्टर वाइज किया जाए, चैप्टर वाइज रिवीजन किया जाए, अपार्ट फ्रॉम मतलब डेली का जो एक क्विक ओवरव्यू होता है क्लास में, क्विक ओवरव्यू वो तो होगा ही होगा, मतलब डेली क्विक ओवरव्यू क्लास में होगा कि मैंने जो कल आपको पढ़ाया उसको मैं अगले दिन आके एक समअप कर रहा हूं, ठीक है ना, वो अप्रोच बता रहा हूं। बट चैप्टर वाइज रिवीजन मैं आपको प्रोवाइड करते हुए जाऊंगा और आपके ऐप पे भी अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसके नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा होंगे तो आप उसको आगे चल के रिवाइज कर सकते हो। रिविजन्स के बारे में मैंने बता दिया, हमारे चैप्टर वाइज रिवीजन होंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम उसको करते जाएंगे। हाँ, एफआर में कई सारे बड़े बड़े टॉपिक्स भी हैं जो कम से कम 15-15 दिन चलते हैं, तो उस केस में मैं आपको रिविजन्स पोर्शन वाइज करवाऊंगा। मान लो 4-5 क्लासेस हो गई तो रिवीजन कर लो, फिर 4-5 क्लासेस हो गई तो क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लो, इस तरीके से रहेगा। हाँ, बैच का मैंने एक गूगल ड्राइव बनाया है, गूगल ड्राइव लिंक बनाया है, उस गूगल ड्राइव लिंक को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दिया है। हालांकि गूगल ड्राइव लिंक आप अपने वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन से भी ले सकते हो, वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन से भी आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में बेसिकली क्या है, गूगल ड्राइव में आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 लेक्चर्स के पीडीएफ बुक्स मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव में जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा हैंड रिटन नोट्स वो मिल जाएगा, और गूगल ड्राइव में लेक्चर वाइज शेड्यूल कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ाया, लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाया, लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ाया, वो पूरा गूगल शीट का शेड्यूल मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल ड्राइव में आपको क्लास टेस्ट करके एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर मैं टेस्ट पेपर्स अपलोड करूंगा और आप वो टेस्ट पेपर्स लिख सकते हो और जिसको मैं चेक करवा के दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, आपको 2 ग्रुप मैंडेटरी बेसिस पर ज्वाइन करने हैं, कुछ भी हो जाए, इन एनी केस आपको ये दोनों ग्रुप ज्वाइन करने हैं। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना है कि अगर आपको कोई आगे चल के टेक्निकल क्वेरी आती है, आपके लेक्चर्स प्ले नहीं हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको बुक्स में कोई क्वेरी है, बुक्स आप तक नहीं पहुंची है, किसी भी तरीके से आपको वी स्मार्ट एकेडमी की टीम को कांटेक्ट करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। साथ ही साथ एक मेरा भी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट मैसेज बाय जय सर। आगे चल के जब हमारा बैच खत्म हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो जाएगा, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ही कंटिन्यू रहेगा, और मुझे अगर आपसे साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए क्योंकि 50% बच्चे कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं होते, तो उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो मैंने बैच का व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना दिया है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर ऑलरेडी उसकी लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं है, वो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। द नेक्स्ट पार्ट, अच्छा, स्टडी रिलेटेड डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। स्टडी रिलेटेड डाउट्स जब क्लासेस में पूछे जाएंगे तो क्लास में डाउट सॉल्व होंगे, क्लास के बाद आप अपने डाउट्स मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछोगे तो बेटर रहेगा। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, पर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें एक्टिवनेस ज्यादा रहती है। होमवर्क मैंडेटरी बेसिस पर आपको होमवर्क करना है। मुझे पता है मैं कितना भी अभी आपके ऊपर बोल दूं कि सिंसियरनेस दिखाओ, सिंसियरनेस दिखाओ, सिंसियरनेस दिखाओ, ये सब वेस्ट हो जाएगा जब आपकी आर्टिकलशिप में आपको काम दिया जाएगा और आपके काम के सामने आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मैं ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का मतलब यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी नजरों में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ क्लियर करना डिजर्व करते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को फेल होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो अपने क्लासेस आर्टिकलशिप के चक्कर में अच्छे से कवर अप नहीं करते। मैं आपको कोई भी ज्ञान नहीं बांटने वाला हूं, ये होमवर्क पे और क्लास टेस्ट पे ये कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन रहने वाला है, बट मैं आपको कह रहा हूं कि अगर क्लास टेस्ट की फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूं तो उसको यूटिलाइज आपको करना चाहिए। होमवर्क आपको घर जाके अगर आप एफआर में होमवर्क नहीं करेंगे, आपको क्लास में कितना भी अच्छे से पढ़ाया हुआ हो, आप 4-5 दिन बाद भूल जाओगे, 4-5 दिन बाद ही भूल जाओगे, तो आपके अटेम्प्ट तो बेटा बहुत दूर है। जब अभी आप क्लास कर रहे हो तो अभी तो आपके अटेम्प्ट में बहुत टाइम है, तो आगे चल के आपको एएफएम करना है, ऑडिट करना है, डीटी करना है, आईडीटी करना है। एफआर ना कहीं कहीं गड्ढे में ना भर जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं कि एफआर कहां था,
क्या था। फिर आप लोग आओगे जब आपकी एग्जाम 6 महीने पड़े होंगे, 8 महीने पड़े होंगे, और आप बोलोगे सर कोई फास्ट ट्रैक बैच है क्या, सर कोई रेगुलर बैच है क्या, रेगुलर नहीं सर, कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच है क्या, सर कोई शॉर्टकट है क्या, सर सर कैसे करूं, पूरा एफआर भूल गया हूं, ऐसे होगा। सो आई विल टेल यू कि इस तरीके से अगर चले तो बहुत तकलीफ है, आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हो। तो होमवर्क आपको रेगुलरली करना है। नेक्स्ट थिंग इज नोटबुक। आपको नोटबुक क्या बनानी है, तो आप ध्यान से सुनिए। नोटबुक आप एक ही बनाओगे, ऐसे कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अलग और कॉन्सेप्ट्स को लिखने की अलग नहीं बनाओगे। नोटबुक एक एक सिंपल सी नोटबुक होगी। आप 200 पेजेस की नोटबुक बनाइए। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अलग से हो सके तो 80 पेजेस की एक शॉर्ट समरी बुक बनाइए, समरी नोटबुक अलग से। ये समरी नोटबुक क्या होगी यार, जब तक हम खुद अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स ना बनाए ना, मजा नहीं आता। फैकल्टी के नोट्स कितने भी अच्छे हो, कितने भी प्यारे हो, समझ में तो हमें अच्छा, बेस्ट हमें अच्छा लगता है कि जब हम अपने खुद के नोट्स बनाएं, बिकॉज जब हम खुद के नोट्स बना के पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो हमें बहुत सारी चीजें अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाएंगी, हम रिमाइंड कर पाएंगे कि हाँ ये पढ़ा था और समझ में आ रहा है। सो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि एक 80 पेजेस का एक शॉर्ट समरी नोटबुक बनाना। जो मैं जहां जहां आपको बोलूं कि बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, मैं लिखवा देता हूं। या जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाईलाइट कर दो। तो उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई छोटा समरी पॉइंट आपको अपनी कॉपी में डालना है। और ये मेरा वेट नहीं करना है कि जय सर बोलेंगे तो समरी में नोट बनाऊं, वो आपको खुद अपनी इच्छा से अपने हिसाब से आपको बनाते जाना है। तो ये बनाइएगा। यहां मैं आपको एक और चीज का रिकमेंडेशन करूंगा, जो अभी रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, फीडबैक दिया। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था, उनमें से एक एआईआर भी है, सीए फाइल में रह चुके हैं अभी, तो उन्होंने बोला कि सर आप जब पढ़ाते थे ना तो हमें पता था कि एग्जाम तो 2-2.5 साल बाद है, चलो 1 साल बाद भी है तो क्या याद रहेगा। तो सर क्या होता था ना, जब पूरा चैप्टर हो जाता था तो एक बच्चे ने बोला कि सर मैं उस पूरे चैप्टर के खुद के ऑडियो रिविजन्स बनाता था, खुद के ऑडियो रिविजन्स, खुद के, अपने खुद के। मैं अपने आप से ही बोल बोल के रिवाइज करता था, 5-5 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक वाइज। एक चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक है, तो मैं ऐसे टॉपिक वाइज ऑडियो रिविजन्स खुद बना के मैंने उसको सेव कर दिया अपने पास, अलग अलग उसकी सॉर्टिंग कर ली। तो बाद में क्या होता था ना, जब भी मुझे लगता था कि मैं फ्री हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, सर मैंने हेडफोन डाला और मैंने वो टॉपिक का ऑडियो रिवीजन निकाला और मैं सुनता गया, मैं चलता जा रहा हूं, सुनता जा रहा हूं, मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं, गाड़ी पे हूं, मैं सुनता जा रहा हूं। तो सर मुझे ना इस चीज का इतना फायदा हुआ कि एफआर मेरा रिवीजन, थोड़ा बहुत रिवीजन तो मेरा ऐसे ही हो गया बिना कॉपी पेन के। तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, बहुत प्यारी चीज लगी, आप इसको चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एफआर के सिलेबस में बात करने से पहले मैं आपके कमेंट्स या चैट्स देख लेता हूं, अगर आप में से कुछ बच्चों ने कुछ पूछा है तो। यस, सर डेमो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब और नॉट, बिकॉज आई कांट अटेंड लाइव आफ्टर 9 AM ड्यू टू आर्टिकलशिप टाइमिंग। तो बेटा डेमो यूट्यूब पे अपलोड होगा, स्टार्टिंग के 4-5 डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होंगे। इसके अलावा वी स्मार्ट ऐप पे भी होंगे। तो अगर मान लो डेमो यूट्यूब पे अगर नहीं भी आपको दिख रहे हैं, तो आप वी स्मार्ट ऐप पे, अगर आपने रजिस्टर अपने आप को करवा लिया है दक्ष, तो आप डायरेक्टली वी स्मार्ट ऐप पे भी वो लेक्चर देख सकते हो। वैसे भी लेक्चर्स के 2 व्यूज मिलेंगे और अनलिमिटेड वैलिडिटी है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो डेमो यूट्यूब पे भी रहेगा, प्लस वी स्मार्ट ऐप पे भी आज से ही आपको अपलोड होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है सर, टेलीग्राम पे गूगल ड्राइव लिंक नहीं आई है। शुभम कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, मैं चीज़ों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए और कुछ आपको पूछना है, अदरवाइज हम वी शैल मूव फॉरवर्ड टू द एफआर सिलेबस। पूजा सर माय वैलिडिटी इज शोइंग 1 ईयर। बेटा सबकी वैलिडिटी 1 ईयर शो हो रही है। अनलिमिटेड वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो हम आपको एक्सटेंड करके देंगे फर्दर 1 ईयर, फिर ऐसे एक्सटेंड होती जाएगी। इसका मतलब है अनलिमिटेड वैलिडिटी में आपको स्टार्टिंग में तो वैलिडिटी 1 ईयर ही दिखेगा, बट वो एक्सटेंडेबल रहेगा। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं सिलेबस पे। एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है सिलेबस के बारे में बात करने से पहले, मैं बोलूंगा बच्चों, जब मैंने अपना लास्ट रेगुलर बैच कंप्लीट किया था, बिल्कुल लास्ट रेगुलर बैच, आपसे आज वाला रेगुलर बैच से पहले वाला, उस रेगुलर बैच के बाद मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिया। एग्जाम ओरिएंटेड बैच मैंने अभी 2 महीने पहले कंप्लीट किया है।
तो जब मैंने अपना रेगुलर बैच कंप्लीट किया तो उसके बाद कई सारे बच्चे मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि सर हम बैच कंप्लीट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द आर्टिकलशिप इश्यूज, हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऑल्दो आपके 250 आवर्स इतने कोई ज्यादा नहीं है, बट सर अब ये 250 आवर्स भी हमें बहुत भारी पड़ रहे हैं, हालत खराब हो रही है। सर क्या आप ये बैच को हमें एग्जाम ओरिएंटेड में कन्वर्ट करके दे सकते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कन्वर्ट करके दे दिया था उनको, मेरा ही स्टूडेंट है तो मुझे उसको हेल्प करना है। बाय द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ऐसा एक दो स्टूडेंट्स नहीं है, तकरीबन ऐसे 40 से 50 बच्चों ने कन्वर्ट करवाया एग्जाम ओरिएंटेड में, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द आर्टिकलशिप इश्यूज। उनके पास टाइम नहीं है या फिर उनके फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज आ गए, कोई ना कोई एक्सक्यूज उनके पास है। समटाइम्स हेल्थ शुड नॉट ऑल्सो बी अ एक्सक्यूज। मैं ये बोलता हूं कि पढ़ाई के सामने आपके ये छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी ना एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। आर्टिकलशिप को टाइम दीजिए, बट उस ऑफिस को अपना ऑफिस मत समझिए, बिकॉज उस ऑफिस से आप कितना भी काम कर लो आपको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिल रही। प्रॉफिट शेयरिंग उनके पार्टनर्स को मिल रही है, काम आप कर रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग उनको मिल रही है। ऑफिस को ऑफिस की तरह समझना, ठीक है? और उतना ही जरूरी है, जितना ऑफिस जरूरी है उतना ही पढ़ाई जरूरी है। तो ध्यान रखना कि आपकी सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि लाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डेड भी नहीं कर पा रहे हैं, सर एग्जाम ओरिएंटेड में कन्वर्ट करके दे दो। मैं करके तो दे दूंगा, पर वो आपको मजा नहीं आएगा, फिर बाद में आपको लगेगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि यार इतने अच्छे से लेक्चर्स चल रहे थे पर मैं कर नहीं पाया। ये ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करेंगे सिलेबस पे। एफआर का सिलेबस, तो बच्चों सिलेबस ऐसा है, एडवांस अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, तो एफआर के सिलेबस में इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। एडवांस अकाउंट्स में आपके कुछ अलग से चैप्टर्स भी थे, जैसे ब्रांच अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, ये सब। कंसोलिडेशन अमेलगमेशन तो थे ही सही ऑब्वियसली, क्योंकि वो एएस से कनेक्टेड थे तो मैं उनका नाम ले रहा हूं, वो एएस में कवर हो गए। एफआर में ऐसे चैप्टर्स बहुत कम है, जो भी कोर्स है वो पूरा इंड एएस का है चैप्टर्स कुछ, बट 2-3 चैप्टर्स ही हैं जिनका एवरेज वेटेज अप्रॉक्स 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। तो एफआर का सिलेबस किस तरीके से है देखिए। एफआर का पूरा सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक इंड एएस, ये कुल मिला के 35 इंड एएस हमें पढ़ने हैं, 35, ठीक है? 35 इंड एएस एंड फ्यू चैप्टर्स, फ्यू चैप्टर्स में एक चैप्टर है एथिकल ड्यूटी ऑफ सीए। एथिकल ड्यूटी ऑफ सीए पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये तो ऑडिट का कोई चैप्टर है। यस, ये ऑडिट का चैप्टर है एक्चुअल में, जिसको इंस्टीट्यूट ने एफआर में डाला है। एक छोटा सा चैप्टर है जिसका वेटेज 5 मार्क का है। ये चैप्टर के अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जॉब अगर इंड एएस को अप्लाई करता है अपनी कंपनी में या अपनी क्लाइंट कंपनी में, और उस इंड एएस को अप्लीकेबल करवाते वक्त क्लाइंट का किसी तरफ से प्रेशर आ रहा है, क्लाइंट उसको कोई प्रेशर दे रहा है कि नहीं तू ऐसे रिपोर्टिंग मत कर, कंपनी का नुकसान होगा, तो वो एक डिलेमा में पहुंचेगा। और वो कैसे अपने डिलेमा को दूर करेगा, उसकी कौन सी एथिकल ड्यूटी है ताकि वो सही तरीके से वो रिपोर्टिंग कर सके इंड एएस की। तो सही तरीके से इंड एएस की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए उसको, उसकी क्या एथिकल ड्यूटी है, इवन तो उसको क्लाइंट का प्रेशर आ रहा है, उसको बोला जा रहा है कि मैं तुझे काम आगे का नहीं दूंगा, उसको जॉब का प्रेशर आ रहा है, उसको बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तो उसको किस तरीके से अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, ऐसा एक चैप्टर है। ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हमारा जो ऑडिट के फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे। 5 मार्क का चैप्टर रहेगा और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जाएगा। दूसरा है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए इंटर में ओल्ड सिलेबस कवर अप किया है? ऐसे कोई है? ईआईएस एसएम वाला कोई है क्या? एनीबॉडी? ईआईएस एनीबॉडी? यस, ओके ओके, यस। तो सीए इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट था ईआईएस, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही था ना, है ना? इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर याद मत दिलाओ सर, बहुत ही बकवास था सर। हाँ, तो
वो पूरा सब्जेक्ट था, उसका एक चैप्टर सिर्फ 5 मार्क का, ओनली 5 मार्क का एक चैप्टर है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगेन आज के जमाने में इंड एएस को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके किस तरीके से आगे अप्लाई करना है उस पे है। अभी भी बकवास ही है देखा जाए तो। 5 मार्क का है, रट के जाना पड़ेगा। ये भी मुझे नहीं आता, हमारी वी स्मार्ट की एक फैकल्टी है जिन्होंने ये चैप्टर करवाया है, उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। एथिकल ड्यूटी का रिकॉर्डेड लेक्चर 3 घंटे का है, सिर्फ एक ही लेक्चर रहेगा 3 से 3.5 घंटे का। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के 2 लेक्चर हैं, कुल मिला के 4 4.5 घंटे के। तो इसके 2-3 लेक्चर हैं, इसका कोई बड़ा कुछ है नहीं कि अरे 10-15 लेक्चर हो जाएंगे। हार्डली कुल मिला के दोनों को मिलाकर 3 लेक्चर हैं जो मैंने किसी दूसरी फैकल्टी से पढ़ाए हैं, मुझे नहीं आते। ठीक है, चल यहां पर भी आ गया। हाँ दक्ष, दूसरी बात, ये हो गए चैप्टर्स। चैप्टर्स में और क्या है? चैप्टर्स में एक है फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपके इंटर के एडवांस अकाउंट्स में भी था और ये यहां पर भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा बस इंड एएस का टच है उसमें, तो हल्की हल्की बातें कुछ बदली हुई हैं। तो फ्रेमवर्क एक बहुत ही एक थ्योरी चैप्टर हुआ करता था स्टार्टिंग में एडवांस अकाउंट्स में, तो यहां पर भी है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर ये 3 चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके एफआर में, बाकी सब कुछ रहने वाला है 35 इंड एएस। 35 इंड एएस। अब ये 35 इंड एएस की कहानी को समझने की कोशिश करना, यस ये मैंने रफ में लिखा है। मैं रिसेंटली अभी पेपर के एनालिसिस कर रहा था, जितने भी हमारे न्यू सिलेबस में पेपर एग्जाम्स हुए हैं, अकॉर्डिंगली मेरा जो एनालिसिस निकला वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जितने भी इंड एएस पूछे गए हैं उनमें इंड एएस को मैंने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है, इंपॉर्टेंस लेवल। ये आपको अभी काम नहीं आएगा, आपको काम आएगा आगे चल के जब रिवीजन करोगे, तो आगे मैं आपको फिर से बताता रहूंगा। कुछ इंड एएस के मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स क्वांटिटी में बहुत कम, जैसे एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, मेजर टॉपिक्स। वैसे ही यहां पर भी वही कंसोलिडेशन रिलेटेड, कुछ दूसरे चैप्टर रिलेटेड, क्वांटिटी में बहुत कम, पर मार्क्स वाइज वेटेज बहुत शानदार। एंड हर पेपर में उसका वेटेज 45 मिनिमम रहता ही है। वो मेजर टॉपिक्स है, ठीक है, 45 मिनिमम रहता ही रहता है। एफआर में एग्जाम्शन लाने के लिए हम इसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेजर टॉपिक्स में एक टॉपिक है आपका कंसोलिडेशन, कम से कम 20 क्लासेस होंगी। एक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कम से कम 15 क्लासेस होंगी। 35 क्लासेस तो हमारी इसी में चली जाएंगी। टॉपिक है सिर्फ 2, हालांकि 1-2 और है, तो 35 से 40 क्लासेस सब मेजर टॉपिक्स को मिला लें तो हमारी 40 क्लासेस इसी में चली जाएगी, 2-3 टॉपिक में, पर उसका वेटेज भी अच्छा खासा है। दूसरा, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके इंटर से रिलेटेड है। यस, लगभग 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपके रिलेटेड टू इंटर है, जैसे AS10 PP यहां पर भी है, AS2 इन्वेंट्री यहां पर भी है, गवर्नमेंट ग्रांट यहां पर भी है, फॉरेन एक्सचेंज यहां पर भी है, डेफर्ड टैक्सेस यहां पर भी है, ठीक है, इंपेयरमेंट यहां पर भी है। इंपेयरमेंट अगर आपने न्यू सिलेबस में पढ़ा था तो इंपेयरमेंट, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत है, क्वांटिटी वाइज बहुत है, बट इंपॉर्टेंस वाइज ठीक ठाक 30 से 40 मार्क का ही कवर होता है। मतलब 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टाइम बहुत एक्चुअली देना पड़ता है शुरू में, और बच्चा जब रिवीजन शुरू करता है तो यहीं से शुरू करता है, जो कि गलत है, क्योंकि 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते करते वो थक जाता है, पर उसका वेटेज कितना कवर होता है? 30 से 40 मार्क्स। तो ऐसे हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे मिसलेनियस कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बच्चा तो क्या, ऑलमोस्ट मैक्सिमम फैकल्टीज क्लास से ही उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्लास स्टार्टिंग से ही अगर फैकल्टी इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो बच्चा तो वैसे भी नहीं देगा। ऐसे मिसलेनियस कैटेगरी है जो एग्जाम में 20 मार्क का आता ही है, जिसको सब लोग सी कैटेगरी टॉपिक्स बोलते हैं, बट वो 20 मार्क्स का आता ही है, और वो टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग मतलब वो लिमिटेड है, वो भी बहुत ही लिमिटेड स्टैंडर्ड्स हैं, बट वो बहुत मिसलेनियस कैटेगरी टाइप है। मिसलेनियस कैटेगरी में आपको बता देता हूं, जैसे आपने इंटर में AS4 पढ़ा होगा, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, AS5 पढ़ा होगा, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस एस्टिमेट्स। आपने इंटर में वो पढ़ा होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS17, AS29 प्रोविजंस। ऐसे टाइप के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बहुत कम,
पर 20 मार्क्स मिनिमम से मिनिमम पूछे ही जाते हैं। 20 मार्क्स। अच्छा ये सब ना मैं 45 से 55, 30 से 40, ये सब मैं आपको एमसीक्यू के साथ बता रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव के 70 और 30 मार्क्स एमसीक्यू के मिलाकर बता रहा हूं। इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ओवरऑल बोल रहा हूं। तो 20 मार्क्स मिनिमम पूछा जाता है। टाइम सेविंग है, टाइम बहुत कम लगता है और 20 मार्क कवर भी हो जाते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है साला। है भी बहुत सारे स्टैंडर्ड और सिर्फ 30-35 मार्क्स का ही, 40 तो बहुत मुश्किल हो गया, 30-35 मार्क्स ही आ पाता है, कवर हो पाता है। फिर एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो हमेशा आता है, हमेशा आएगा, इनको छोड़कर मेजर टॉपिक्स तो आते ही हैं, पर ये टॉपिक हमेशा आता है 5 से 7 मार्क का। और एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताया, 2 चैप्टर एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 5 से 7 मार्क का आता ही है। ठीक है, आता ही है। तो ये 5 से 7 ना ऐसा है कि 2-4 मार्क्स से एग्जामिशन छूट रही है, साला ये निपटा के जाओ, कुछ तो 2-4 मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, ऐसा है। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस का स्ट्रक्चर। कुछ टॉपिक्स मेजर विथ गुड वेटेज, कुछ टॉपिक्स क्वांटिटी में बहुत सारा पर वेटेज ठीक ठाक, कुछ क्वांटिटी में बहुत कम पर स्कोरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से है। चलिए, तो दिस वाज अ सिलेबस बच्चों। लोड बिल्कुल मत लेना। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट क्लास होगा सीए फाइनल का। आप में से कितने बच्चों का ये फर्स्ट क्लास नहीं है? इससे पहले सीए फाइनल का कोई क्लास कर चुके हैं? पूजा का, पूजा आप पहले कौन सा कर चुके हो? आईडीटी, वेरी गुड। आईडीटी आपने किया, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका आर्टिकलशिप में आपको आईडीटी काम आया होगा, इसीलिए आपने किया होगा, आई थिंक। रामनाथ, क्लास चल रही है रिकॉर्डेड एएफएम एंड ऑडिट, ओके गुड। एएफएम हो रहा है श्रीकर, ओके। एक क्लास है सर लिकेश, एक क्लास मतलब यही वाला? चलो, मतलब दिस इज माय थर्ड, ऋषिका का थर्ड क्लास है। फैज, फैज का मैं आपको फैज बोलूंगा बेटा, नाम आपका बहुत बड़ा है, मैं नहीं ले पा रहा हूं। फैज का एएफएम है, ओके ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, वो तो सिंसियर है, मुझे उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो जो भी अभी ये स्टार्टिंग में मेरे जो होमवर्क क्लास टेस्ट पे बोल रहे थे, मैं जो बोल रहा था ना, वो इसका इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे। उनको लग रहा होगा हाँ ठीक है, उनको मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द होमवर्क एंड ऑल। जो बच्चे फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा सा अच्छे से सोच के चलना कि आपको रेगुलर टाइम देना है, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेसिक से। आज मैं आपको बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं। बेसिक्स आज हम पढ़ेंगे, जितना भी हम बेसिक्स कवर कर पाए। कल की क्लास में भी बेसिक्स रहेगा, फिर एक एक करके चैप्टर्स पे चलेंगे। यस, आपके सिलेबस के अंदर एक और चैप्टर का पार्ट है, पर उससे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पी&एल, ठीक है। तो आज के बेसिक्स में मैं थोड़ा बहुत शेड्यूल 3 पर भी बात करूंगा। हमारा टारगेट होगा कि एफआर जैसे ह्यूज सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्रेस करके सिंप्लीफाई किया जाए, ये हमारा टारगेट होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अपनी सिंप्लीफाइड बुक्स आपको दिए, पर आपको साथ साथ अपने सिंप्लीफाइड समरी नोट्स खुद से बनाते जाने हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे साथ हो सके तो लिखते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एएस वर्सेस इंड एएस के ऊपर कुछ मिनट्स बात कर लेते हैं कि सर ये एएस जो है, सो जो ये जो इंड एएस है, ये एएस से कितने अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एएस जब आपने पढ़े थे एडवांस अकाउंट्स में, तो कुल मिला के 27 एएस थे, 27 एएस थे। और इंड एएस जो आपको पढ़ने हैं वो 35 इंड एएस हैं। लॉजिकली 39 इंड एएस हैं, 39 इंड एएस हैं, पर 4 इंड एएस आपके सिलेबस में नहीं है, वो स्कोप के बाहर है। तो 35 इंड एएस आपके सिलेबस में पढ़ने हैं आपको। दूसरी चीज, एएस और इंड एएस में क्या फर्क है? कई रिस्पेक्ट में एएस और इंड एएस सिमिलर हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में सिमिलर है, बट इन मेनी रिस्पेक्ट इंड एएस इज फार बेटर देन एएस। इंड एएस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो आज के जमाने के हैं, और एएस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो पुराने जमाने के हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद होगा
एक AS9 करके है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन वो इतना पुराने जमाने का हो चुका है कि आज जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उस पे वो बात ही नहीं करता। आज रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से हो रहा है, कितने अलग अलग दरवाजे खुल चुके हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के। सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जो पैसा आता है वो वाला रेवेन्यू जनरेशन। तो आजकल के जो नए नए रेवेन्यू जनरेशन के तरीके हैं दैट इज नॉट कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। बट इंड एएस ने उन सभी बातों का ध्यान रखा है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा है जो आज के लिए जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, कहीं पे भी मॉल के अंदर जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, कुछ और खरीदने जाते हो, तो आपने देखा होगा कि बिलिंग काउंटर पे आपका फोन नंबर पूछा जाता है और आपके फोन से कनेक्टेड आपकी बिलिंग होती है और बिलिंग के बेसिस पर उस फोन नंबर में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। कभी हुआ है आपके साथ? प्लीज टेल मी, कभी हुआ है आपके साथ? आप शॉपिंग करने गए और आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, रिडीम कर सकते हो आप उसको नेक्स्ट परचेज के टाइम पर। नेक्स्ट परचेज के टाइम पर आप उसको रिडीम कर सकते हो। यस, रिलायंस ट्रेंड, मैक्स, है ना, लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हैं, जूडियो वगैरह वगैरह, विशाल मेगा मार्ट, यस बहुत सारे। तो वो पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो और जब आप अगली बार परचेज करने जाओगे तो वो पॉइंट्स के बेसिस पर आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। अब इसकी भी अकाउंटिंग होती है एक्चुअली, वो इंड एएस में कवर है जबकि एएस में कवर नहीं। तो इंड एएस इज बेसिकली कवरिंग ऑल टुडेज सिनेरियोज, जो भी अकाउंटिंग आज के सिनेरियो के लिए जरूरी है, बट एएस वो कवर बहुत जगह पर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इंड एएस एक मॉडर्न, आज के मॉडर्न डे के हिसाब से सेट किया गया है, जबकि एएस बहुत पुराना हो गया है। तो इंटर में तुम जो भी पढ़ के आए हो उसमें से बहुत सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जो इंड एएस में साथ में आएंगी। इंड एएस को कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्जेंस फ्रॉम आईएफआरएस। इंड एएस को बनाया गया है आईएफआरएस से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। तो सर एएस को कहां से बनाया गया है? एएस जब बनाए थे तो उनको बनाया गया था आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। पर जब आईएएस खुद आईएफआरएस बन गए तो हमें एएस को भी इंड एएस में बनाना पड़ा। तो पहले वर्ल्ड वाइड आईएएस हुआ करते थे जिसके बेसिस पर एएस इंडिया में बनाए गए। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं ये बहुत पुराने हो गए, तो उनको चेंज करके आईएफआरएस बनाए गए और आईएफआरएस के कारण हमने बनाए इंड एएस। ठीक है, दूसरी बात, आईएफआरएस जो है दे आर बेसिकली द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन बेस्ड स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, यूरोपियन बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। इनिशियली जब आईएफआरएस बनाए गए तो वो यूरोपियन कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए यूरोप में बनाए गए। बाद में आईएफआरएस को वर्ल्ड वाइड बेसिस पर एडॉप्ट किया गया। अब किस तरीके से? आईएफआरएस को या तो आप एडॉप्ट करते हो या तो आप कन्वर्ट करते हो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कुछ कंट्रीज ने आईएफआरएस को प्रॉपर तरीके से एडॉप्ट किया रखा है। एडॉप्ट मतलब कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, नो चेंज। कन्वर्ट मतलब कि जहां जहां, जैसे इंडिया है तो इंडिया ने कन्वर्ट किया, इंडिया ने एडॉप्ट नहीं किया। जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां कुछ प्रोविजंस को चेंज कर दो, इंडिया के अकाउंटिंग एनवायरनमेंट, इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चीजों को बदल दो। जो चीजें रेलेवेंट नहीं है इंडिया के हिसाब से उनको हटा दो, दैट इज कॉल्ड कन्वर्ट। और कन्वर्ट इंडिया ने किया, और कन्वर्ट करते वक्त इंडिया ने एक किया कार्विन और दूसरा किया कार्व आउट। अब ये कार्विन और कार्व आउट क्या होता है? कार्विन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट जो आईएफआरएस में नहीं है पर इंडिया के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस में अलग से डाला गया। तो कार्विन मतलब एडिशन, कार्विन मतलब एडिशन, और कार्व आउट मतलब डिलीशन, रिमूवल। ऐसी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आईएफआरएस में है पर इंडिया के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है तो दैट इज कॉल्ड कार्व आउट। इंडिया ने इंड एएस बनाते वक्त उसको हटा दिया, उसकी जगह पे अपना ट्रीटमेंट लेके आए, कार्व आउट। कार्विन मतलब जैसा आईएफआरएस है वैसा तो हमने लिया, पर हमें लगा कि नहीं यार इसमें एक और बात मिसिंग है तो हमने उसको अपनी तरफ से एडिशन किया, दैट इज कॉल्ड कार्विन।
सबको क्लियर है कार्व इन कार्व आउट एवरीवन? तो कार्व इन मतलब एडिशन, कार्व आउट मतलब रिमूवल। क्या एडिशन क्या रिमूवल? ऑफ एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एडिशन या रिमूवल, दैट इज कॉल्ड कार्व इन कार्व आउट। ये कब जरूरत पड़ती है? जब आप आईएफआरएस को कन्वर्ट करते हो अपने स्टैंडर्ड्स में। जो कंपनीज कॉपी पेस्टिंग खेलती हैं उनको कार्व इन कार्व आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई मैंने एएस वर्सेस इंड एएस की। ठीक है, चलिए कार्विन कार्व आउट भी हमने समझा कि कार्विन में क्या होता है, कार्व आउट में क्या होता है। सर कार्व आउट प्लीज अगेन। ओके, कार्व आउट बेटा, कार्व आउट मतलब किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आईएफआरएस में बताया गया है जो इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से सही नहीं है, तो उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इंड एएस में शामिल ही नहीं किया गया, उसको हटा दिया गया। आईएफआरएस में है पर इंड एएस में नहीं है, उसको हटाकर हमने अपना डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कार्व आउट। मतलब हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंजेस किए, दैट इज कॉल्ड कार्व आउट। एग्जांपल के तौर पर, आप में से कितने बच्चों को यह याद है कि सीए इंटर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था अमेलगमेशन? अमेलगमेशन के अंदर था अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। याद है आपको ये? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। अब उनमें से कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में एक सेकंड एंट्री हुआ करती थी, ऑल असेट्स लेके आओ, लाइबिलिटीज लेके आओ और पीसी रिकॉर्ड करो, और जो भी डिफरेंस आएगा, आप बोलो, जो भी डिफरेंस आएगा उस सेकंड एंट्री में असेट लाइबिलिटीज मतलब नेट असेट्स को रिकॉर्ड करो, पीसी को रिकॉर्ड करो, और डिफरेंस आएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, यस, गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो डिफरेंस आता था उस एंट्री में गुडविल अगर डेबिट साइड और कैपिटल रिजर्व अगर क्रेडिट साइड। तो आईएफआरएस में भी अमेलगमेशन टाइप का एक टॉपिक है। ठीक है, इंड एएस उसका 103 है, आईएफआरएस में आईएफआरएस 3 करके है। तो आईएफआरएस कहता है कि जब भी डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड आएगा तो गुडविल, पर अगर क्रेडिट साइड आएगा तो आईएफआरएस कहता है कि क्रेडिट में अगर डिफरेंस आया तो आप उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे। एज पर आईएफआरएस आप उसको लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंडिया में जब इंड एएस ड्राफ्ट किया गया, कन्वर्ट किया गया, इंडिया में बोला गया नहीं ये नहीं चलेगा, ये अकाउंटिंग हमारे बस की नहीं है कि हम इसको पी एंड एल में लेके जाएं। आईएफआरएस क्या कहता है? पी एंड एल में लेके जाओ, प्रॉफिट बुक करो। इंडिया वालों ने बोला नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, यहां साले जुगाड़ू लोग हैं, यहां लॉ को ऐसे ढंग से कंप्लाई नहीं करते ये लोग। अगर हमने क्रेडिट वाला डिफरेंस पीएनएल में डाल दिया तो लोग उस पे भी साले डिविडेंड मांगना शुरू करेंगे, कंपनीज उस पे भी डिविडेंड बांटेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, वो तो रियलाइजेबल प्रॉफिट है ही नहीं। तो इंडिया ने उसको चेंज किया, इंडिया ने बोला नहीं हम पीएनएल नहीं मानेंगे, हम तो इसको कैपिटल रिजर्व में ही लेके जाएंगे जैसा एएस में है। तो ये क्या है? ये है कार्व आउट। क्या हुआ कार्व आउट? उनके वाले ट्रीटमेंट को मैंने रिमूव कर दिया, उसके बजाय मैंने अपना ट्रीटमेंट डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कार्व आउट। बोलो आया समझ में कि नहीं? आई थिंक ये दक्ष ने पूछा था। क्लियर है बेटा? सर कार्विन, कार्विन का एग्जांपल भी इसी में जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आप में से, यस मानसी मैं कार्विन पे आ रहा हूं एग्जांपल पे, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अमेलगमेशन में दो अकाउंटिंग थी, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। याद है? इन द नेचर ऑफ परचेस, इन द नेचर ऑफ मर्जर, याद है आपको? हाँ ठीक है। तो अब कार्विन का एग्जांपल सुनो। कार्विन का आईएफआरएस में ऐसी दो अकाउंटिंग है ही नहीं, आईएफआरएस में एक ही अकाउंटिंग है जिसका नाम है एक्विजिशन मेथड, जो रिजेंबल करती है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस से। मतलब वो हमारा इंटर वाला अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, आईएफआरएस के अंदर उसको कहा गया है एक्विजिशन मेथड। तो आईएफआरएस के अंदर कहा गया है कि जब भी एक्विजिशंस होंगे तो सिर्फ एक ही मेथड रहने वाला है, एक्वायरर कंपनी वो मेथड फॉलो करेगी। जब इंडिया में इंड एएस बनाए गए तो इंड एएस बनाते वक्त उन्होंने बोला नहीं एक्विजिशन मेथड तो ठीक है हम फॉलो करेंगे, पर नहीं एक और मेथड होना चाहिए,
क्योंकि इंडिया में जब अमेलगमेशन होते हैं उसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस से अमेलगमेशन होते हैं, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग कंपनीज को हो सकता है अपोज करें। तो इंडिया ने इंड एस बनाते वक्त अलग से एक नई अकाउंटिंग ऐड की जिसका नाम था सीसीबीसी। फुल फॉर्म सुन लो, फालतू मत हंसना। सीसीबीसी मतलब कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। सिर्फ नाम नया है, इसको पुराने जमाने में एएस में कहा गया है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मतलब क्या हुआ कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, जो आज का इंड एस में एक्विजिशन मेथड के नाम से जाना जाता है, वो तो आईएफआरएस में भी है, इंड एस में भी है। पर आईएफआरएस में अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर को शामिल नहीं किया गया। तो इंडिया में इंड एस बनाते वक्त उन्होंने बोला नहीं, एक और मेथड ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए अमेलगमेशन का, जिसको नाम दिया गया सीसीबीसी, विच इज एज गुड एज अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो दैट इज कॉल्ड एडिशन। कुछ आया समझ में? बोलिए, क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड कार्विन। कार्विन बहुत ही कम है, कार्विन बहुत ही कम है, कार्व आउट्स कुछ हैं। देर आर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 कार्व आउट्स बाय द पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा थोड़ा करके आगे चल के आपको ये हर एक स्टैंडर्ड के अंदर मैंने कार्विन कार्व आउट का रेफरेंस दे रखा है कि इसके अंदर क्या कार्विन है, इसके अंदर क्या कार्व आउट है। सो डोंट वरी, मैंने हर चीज का रेफरेंस हर इंडेक्स के अंदर दे रखा है। सीसीबीसी का फुल फॉर्म कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है। ऑनलाइन में कुछ बच्चे वी स्मार्ट ऐप पे हैं, ऋषिका, दिव्या, शुभम, फैज, सूर्यकांत। ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने बच्चे ऑन वी स्मार्ट ऐप पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप तो आई होप आपने कर ही लिया होगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यस, आगे बढ़ते हैं। एएस वर्सेस इंड एस। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। चेक करते हैं आपका सीए इंटर का नॉलेज क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सीए इंटर का नॉलेज चेक करते हैं आपका। आप मुझे बताओ, सीए इंटर में एएस 10 का नाम क्या था? पीपीई। ठीक है, पीपीई था। चलिए, नॉलेज चेक करने की बात कर रहा हूं मैं, तो सुनिएगा। पीपीई कुछ बात करता था रीवैल्यूएशन मॉडल की। नाम सुना है क्या? पीपीई कुछ बात करता है रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता था? रीवैल्यूएशन मॉडल में अगर आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हो, अगर आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हो, चलिए कौन बताएगा मुझे? अपवर्ड रीवैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा? अपवर्ड रीवैल्यूएशन करते हो तो फेयर वैल्यू गेन आएगा। कहां जाएगा वो फेयर वैल्यू गेन? बोलो। फेयर वैल्यू गेन मतलब सरप्लस। यस गौरी, सरप्लस बोलो, फेयर वैल्यू गेन बोलो, एक ही बात है। फेयर वैल्यू गेन, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन गेन। यस, तो क्या एंट्री करते थे? एंट्री करते थे पीपीई अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब मुझे इसका बताओ, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाता है? चलो जल्दी बताओ, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाता है? वेयर यू विल प्रेजेंट दिस रीवैल्यूएशन सरप्लस। कहां प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, कहां प्रेजेंट करोगे? वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जी, एएस में सीन क्या चल रहा है? एएस में सीन चल रहा है कि आपने एंट्री किया पीपीई डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। पहले आपने एंट्री किया, देन वो रीवैल्यूएशन सरप्लस डायरेक्टली शोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट।
ये सीन चल रहा है, ठीक है। चलो एक और पूछ लेता हूं, एक और पूछ लेता हूं। AS11 याद है आप सबको? AS11 कौन बताएगा नाम? फॉरेन एक्सचेंज, वेरी गुड, फॉरेन एक्सचेंज, AS11। तो AS11 चलो पूछता हूं उसमें कितने बच्चों को याद है AS11 में? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, सुनते रहो बस। AS11 में फॉरेन ब्रांच का एक टॉपिक हुआ करता था, फॉरेन ब्रांच, जिसमें दो टाइप की ट्रीटमेंट, दो टाइप के कैटेगरीज थी, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। याद है? इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑपरेशंस, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस। अच्छा, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोल देता हूं, AS11 जो था उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। वो बोलता था कि आपकी जो फॉरेन ब्रांच होती है, अरे फॉरेन ब्रांच तो याद है ना पूजा? नो, आपने नो लिखा, फॉरेन ब्रांच तो याद है ना, फॉरेन ब्रांच करके कुछ चैप्टर था, कि वो भी याद नहीं है? हाँ, तो फॉरेन ब्रांच के अंदर दो अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे, एक था इंटीग्रल, एक था नॉन इंटीग्रल। तो वहां एक वर्ड था FCTR, एक वर्ड था FCTR। देखते हैं कौन इसका फुल फॉर्म बता सकता है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वेरी गुड श्रीकर, वेरी गुड, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। AS11 में कई बार ऐसा होता था कि जो एक्सचेंज गेन और लॉस है वो P&L में जाता था, और कई कई बार ऐसा होता था कि एक्सचेंज गेन लॉस P&L में नहीं जाएगा, FCTR में जाएगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है? अगर वो डिटेल में ना जाए, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल भाड़ में जाए, बस ये याद आ रहा है कि नहीं कि कुछ टाइम पे एक्सचेंज गेन लॉस आप P&L में डालते थे, और कहीं कहीं आप एक्सचेंज गेन लॉस FCTR में डालते थे, P&L में नहीं डालते थे। याद है कि नहीं? तो चलो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है FCTR, तो क्या होता था, एंट्री क्या होती थी? तो FCTR में ये होता था कि मान लो जैसे, अच्छा कोई भी हमने किसी भी आइटम को चेंज किया, किसी लाइबिलिटी के आइटम को चेंज किया, तो हम एंट्री करते थे, लाइबिलिटी मान लो रिड्यूस हो गई, तो लाइबिलिटी डेबिट टू FCTR, ऐसा हुआ। कोई लाइबिलिटी को एक्सचेंज डिफरेंस उसका आया तो हमने FCTR में डाल दिया। फिर FCTR कहां जाता है? चलो अब ये बताओ, FCTR कहां जाता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस की तरह FCTR भी कहां जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहां जाता था? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये भी कहां जाता था? डायरेक्टली इन रिजर्व्स एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता था FCTR। आप AS10 को पकड़ लो, रिवैल्यूएशन सरप्लस की आपने एंट्री की, डायरेक्टली आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ले गए। आपने FCTR की एंट्री की, FCTR को डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में ले गए। इंड एस के अंदर क्या बदलाव किया गया है? इंड एस जो अब हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या बदलाव किया गया है? इंड एस के अंदर यह कहा गया है कि जब आप किसी पीपीई का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करोगे, तो एंट्री थोड़ी कोई चेंज होती है, एंट्री तो वही होती है। तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। बट अब इसको डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में मत ले जाओ यार, नहीं, डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में मत ले जाओ। क्यों? अच्छा, 2 मिनट के लिए, अगर मैं सैलरी की एंट्री करूंगा, प्लीज गाइस प्लीज, अगर मैं सैलरी की एंट्री करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। अब सैलरी एक्सपेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कि P&L में? P&L में। तो P&L में लेके जाने की एंट्री क्या होगी? बोलो, P&L में लेके जाने की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। तो पहले सैलरी डेबिट हुआ, सैलरी को आपने P&L में डेबिट किया। अच्छा वेट, अभी सुनो, और कहानी बची है। अब P&L में सैलरी चला गया, इन द सेम वे P&L में रेवेन्यू चला गया, P&L में ऑल इनकम चली गई, P&L में ऑल एक्सपेंस चले गए। P&L से क्या निकला? नेट प्रॉफिट।
P&L का जो फाइनल आउटकम आया वो क्या आया? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट तुम्हारा कहां जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। नेट प्रॉफिट कहां जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारा बैलेंस शीट। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है ना कि भाई कोई भी खर्चा किया, इनकम किया, तो पहले वो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करो, फिर P&L में डालो, फिर उसका नेट प्रॉफिट फाइनल बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाओ। दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर। तो यही प्रॉपर प्रोसीजर रिवैल्यूएशन सरप्लस FCTR के लिए क्यों नहीं है? इंड AS ने बोला उसके लिए भी सेम प्रॉपर प्रोसीजर लाओ, उसको भी वैसा ही करो। वैसा ही करो मतलब जब तुम रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर रहे हो तो तुम उसको डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में मत ले जाओ। रिवैल्यूएशन सरप्लस एक गेन है, एक गेन है, उसको भी किसी कॉमन जगह पे लेके जाओ। तो सर कॉमन जगह में हम इसको P&L में तो लेके नहीं जा सकते, वो तो अलाउड ही नहीं है। हाँ अलाउड नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस एक गेन है पर P&L में तो लेके नहीं जा सकते। P&L में नहीं लेके जा सकते, P&L की तरह उसके जैसा एक और नया स्टेटमेंट इंड AS ने लॉन्च किया जिसका नाम है अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम्स, शॉर्ट में OCI, अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम्स। ऐसी कोई भी चीज जो P&L में नहीं जाएगी, जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस, जैसे FCTR का एक्सचेंज गेन और लॉस, वो चीज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ट्रांसफरिंग टू रिजर्व्स एंड सरप्लस उसको एक कॉमन जगह पे ले जाओ। रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में लेके जाओ, FCTR OCI में लेके जाओ, कोई तीसरी चीज जो P&L में नहीं जाती OCI में लेके जाओ। हर चीज को पहले OCI 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 OCI, जैसे सैलरी P&L में गया, सेल्स P&L में गया, परचेज P&L में गया, ऑफिस एक्सपेंसेस P&L में गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस P&L में गया, ऑडिट फीस P&L में गया, उसका फाइनल आउटकम क्या निकला? नेट प्रॉफिट, जिसको आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया। इन द सेम वे जो भी चीजें P&L में नहीं जा रही हैं उनको एक जगह, उनकी खुद की एक अपनी स्टेटमेंट बनाओ, उनको एक जगह लाके एक स्टेटमेंट में पहले उनको समराइज करो P&L की तरह। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अब कहां जाएगा? OCI। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू OCI। यहां अगर बात करें तो यहां एंट्री क्या होगी? यहां ये तो सेम एंट्री होगी, फिर एंट्री होगी FCTR टू OCI। OCI आया कुछ समझ में? तो हर एक ऐसा आइटम जो P&L में नहीं जाता है, जो P&L में नहीं जाता है, उसको इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ट्रांसफरिंग टू रिजर्व एंड सरप्लस उसको तुम एक कॉमन स्टेटमेंट बना के P&L के जैसा एक कॉमन स्टेटमेंट बना के उसमें डालो। अब जब वो एक कॉमन स्टेटमेंट बन जाएगा तो उसमें सारे गेन्स एंड लॉसेस इकट्ठे दिखेंगे, उसका भी एक फाइनल आउटकम जो आएगा वो तुम्हारा बैलेंस शीट की तरफ भागेगा। समझ में आया कि नहीं? तो OCI क्या है? OCI एक स्टेटमेंट है P&L के जैसा, और OCI में वो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं विच आर नॉट अलाउड टू बी ट्रांसफर टू P&L। मैं सब अभी लिखवाऊंगा, पहले सुन लो। व्हाट इज OCI? a separate statement just like P&L. Okay, all those incomes and expenses which are not allowed to be transferred to P&L shall be transferred to OCI statement. वो OCI statement में ट्रांसफर किए जाएंगे, और वो OCI statement में एक बार चले गए तो उसके बाद वो जाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरफ। उसमें भी एक आगे की कहानी है, वो मैं आगे बताऊंगा। Guys, everyone, tell me, have you understood this funda, OCI? कि OCI करके समझ में आया क्या बात चल रही है? तो चलो मेरे साथ लिखो, ये तो पूरे एग्जांपल्स हो गए, मेरे साथ लिखो अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम्स, OCI। अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम्स, OCI। तो इसमें लिखेंगे OCI
is a statement similar to P&L statement. OCI एक स्टेटमेंट है जो कि P&L के स्टेटमेंट के जैसा है. There are some items of incomes, gains or expenses, losses. कुछ ऐसे आइटम्स हैं इनकम्स के, एक्सपेंसेस के, गेन्स लॉसेस के, which are not allowed to be transferred to P&L, which are not allowed to be transferred to P&L, and they need to be parked. They need to be parked in a special place as per Ind AS. Such place is called OCI. Such place is called OCI. Such place is called OCI. OCI is further classified in two categories. OCI को भी दो कैटेगरीज में बनाया गया है. मतलब जो OCI का स्टेटमेंट बनेगा उसमें दो कैटेगरीज दिखेंगी. उसमें दो कैटेगरीज दिखेंगी. क्या दो कैटेगरी दिखेंगी? लिखिए, आइटम्स ऑफ OCI which are not to be reclassified to P&L. Items of OCI which are not to be reclassified to P&L. ब्रैकेट में लिख दो NRPL. NRPL. N not R reclassify P&L. NRPL शॉर्ट में. और दूसरे आइटम्स ऑफ OCI which are allowed to be reclassified to P&L. RPL reclassified to P&L. OCI को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. NRPL, RPL. क्या है ये NRPL, RPL? आगे चल के कई सारे इंड एएस में आपको डिटेलिंग में बताया जाएगा. अभी बहुत ऊपर ऊपर से एक बेसिक बता देता हूं. ठीक है. OCI में जितने भी आइटम्स आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर रीवैल्यूएशन सरप्लस, एग्जाम्पल के तौर पर FCTR, उन आइटम्स को जब आप OCI के अंदर ले जाओगे, मान लो OCI ऐसा दिखता है P&L की तरह, ये OCI है. और ये जो OCI होता है ना, ये P&L के साथ ही बनता है. मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा. ये P&L के साथ ही बनता है, पर मैंने अभी उसको ऐसा अलग करके दिखाया है. तो इसकी ऐसे कैटेगरी बनेगी NRPL और नीचे कैटेगरी बनेगी RPL. आपके इमेजिनेशन के लिए मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया है. अब यहां एक एक आइटम आता जाएगा. पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, ऐसे ऐसे आइटम बाय आइटम आपको लिखना पड़ेगा.
इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, ऐसे, और इसका नेट यहां पर आएगा फाइनल, ऐसे स्टेटमेंट बनता है। तो मुझे कौन सी कैटेगरी में ले जाना है ये मुझे एएस बताएगा। ये मेरा कोई अपना कोई मैनेजमेंट का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होने वाला, ये एएस बताएगा कि कौन सा वाला आइटम इसके अंदर डालो और कौन सा वाला इसके अंदर डालो। रेलेवेंस क्या है, जो आइटम एएस कह रहा है इसके अंदर डालो, मतलब एएस ये कहना चाह रहा है कि तू टेम्पररी ओसीआई में ले जा, पर बाद में कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा होगा जब तू यहां से उसको निकालकर मेन पीएनएल में लेके जाएगा। मतलब तू टेम्पररी उसको यहां ले जा, फिलहाल फिलहाल ले जा, बाद में कोई ऐसी घटना घटित होगी जो इंडेस बताएगा, तब तू इसको यहां से निकालकर पीएनएल में लेके जाना और एंट्री पास करना ओसीआई डेबिट टू पीएनएल। तूने पहले ओसीआई के अंदर ले गया था, जैसे तूने यहां एंट्री पास की थी, ये देख एफसीटीआर टू ओसीआई, तूने एंट्री पास की एफसीटीआर टू ओसीआई। 2 साल बाद 2 years लेटर मैं इस ओसीआई वाले एफसीटीआर को रिक्लासिफाई करके पीएनएल में लेके जाऊंगा, तो एंट्री करनी पड़ेगी ओसीआई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो टेम्पररी पीरियड के लिए मुझे उसको पार्क करना है, तो वो चला गया आपका आरपीएल कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, आरपीएल। पर वो कभी ना कभी पीएनएल के अंदर जाएगा, कब जाएगा इंडिया में पता चलेगा। और ये कैटेगरी क्या हो गई, चलो अब आप मुझे बताओ, अगर आरपीएल एक ऐसी कैटेगरी है जो पीएनएल में कभी ना कभी क्लासिफाई होगी, तो एनआरपीएल मतलब आपके हिसाब से क्या कॉमन सेंस है, बताओ एनआरपीएल का कॉमन सेंस क्या हुआ फिर। चलो आई एम वेटिंग। अब मुझे लगता है अब मुझे आप सबको अनम्यूट करने के ऑप्शंस देने पड़ेंगे, बट आपके आसपास अगर डिस्टरबेंस होगा तो प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखना, अदरवाइज आप अपना आंसर मुझे ऑडियो से भी दे सकते हो। मैंने अनम्यूट करने की चॉइस आपको दे दी है जो भी जूम पे है। हाँ, तो एनआरपीएल, यस, नॉट पीएनएल, नॉट क्लासिफाइड फॉर एवर टू पीएनएल, इट विल नॉट go to P&L, which will never be transferred to P&L. very good, very good, yes। तो NRPL एक ऐसी कैटेगरी बन गई कि वो सारे आइटम्स जो कभी जिंदगी में P&L में जा ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर रीवैल्यूएशन सरप्लस, बहुत कम बच्चों को याद होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। AS 10 भी यही कहता था कि आप रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओगे, पर रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी P&L में नहीं जाएगा। शायद ये बात किसी को याद आती हो, शायद, ठीक है ना, बहुत छोटी बात है, बट बताया जाता है AS 10 में कि रीवैल्यूएशन सरप्लस कभी भी P&L के थ्रू मत ले जाना, डायरेक्टली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। अगर याद कभी पड़ा हो तो, बाय द वे अगर याद हो कि आगे चल के अगर तुम पीपीई को सेल कर दोगे, पीपीई को बेच दोगे, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करने के लिए तुम उसको जनरल रिजर्व में लेके जाना, P&L मत लेके जाना। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, तो वो एनआरपीएल ही है, दैट इज कॉल्ड एनआरपीएल। यस, मैं उसको P&L में लेके ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब तूने आरपीएल एनआरपीएल पढ़ रखा है इंटर में, बस अब टर्मिनोलॉजी हमारे साथ नहीं आ गई, हमारे साथ टर्मिनोलॉजी नहीं आ गई। तुमने कई बार पढ़ा है कि डायरेक्टली जनरल में लेके जाओ, वो एनआरपीएल कैटेगरी होती है। बस इस बार उन्होंने ना प्रॉपर नाम देना शुरू कर दिए। एवरीवन टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ओसीआई एक स्टेटमेंट है जिसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 हिस्सों में, एनआरपीएल और आरपीएल, ठीक है। P&L का छोटा भाई है, P&L पूरा स्टेटमेंट बनता है, इनकम एक्सपेंस आती है, उसके साथ साथ अब हम आपको P&L के अंदर ही ओसीआई बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो कैसा है, प्रॉपर फॉर्मेट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ P&L, नाम वही है, फॉर्मेट ऐसा कुछ है, अभी मत बनाना फॉर्मेट, आप मत टाइम वेस्ट करो, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L ऐसा है, फिर आप यहां पर सारे इनकम्स डालते हो, यहां पर सारे एक्सपेंसेस डालते हो, मैं शेड्यूल 3 में दिखा दूंगा। यहां आता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे इसी स्टेटमेंट में नीचे शुरू होता है अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम्स, इसी P&L के अंदर अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, जिसको आपने ऊपर कहीं नहीं डाला। और यहां आपकी पहली कैटेगरी होती है एनआरपीएल और दूसरी कैटेगरी होती है आरपीएल। तो ऐसे बनता है आपका स्टेटमेंट,
तो जो ओसीआई है वो पी एंड एल के कंटिन्यूएशन में ही बनता है, ठीक है? बोलो जी, आई बात समझ में? ओसीआई, एवरीवन क्लियर और नॉट? चलिए, ये था ओसीआई का फंडा। ओसीआई की बातें बहुत सारी आने वाली हैं एफआर में, हम पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी। एक और बात, नेक्स्ट इज, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ, नाम सुना है आपने, लॉ में सुना है आपने, सीए इंटर में आपने ये नाम सुना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डेफिनेटली आप ये नाम सुन चुके हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी। सोकी, शॉर्ट में इसको आप सोकी बोल सकते हो, SOCIE, सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आई होप आपने ये नाम सुन के रखा है। तो ये सोकी क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट एएस में था? नहीं, ये कॉन्सेप्ट एएस में नहीं था, पर लॉ के अंदर आपको पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में सोकी का कोई बात कहीं होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो इसका कंसेप्ट, इसका रेलेवेंस, अच्छा सेक्शन 240, ओके, तो इसका रेलेवेंस कंपनी लॉ से रिलेटेड था, पर अकाउंट्स से रिलेटेड इसका रेलेवेंस नहीं था। आपको जब कंपनी लॉ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जब चर्चा होती होगी, तो उसमें आपका लॉ का फैकल्टी आपको बताता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाना पड़ता है, जरूरी है, कंपनी लॉ बोलता है, जिसमें बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, P&L बनाना जरूरी है, कैश फ्लो बनाना जरूरी है, और सोकी बनाना जरूरी है, और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना जरूरी है। ऐसे 5 चीजों के उसने नाम लिए होंगे कभी आपके सामने, ऐसे कोई 5-6 चीजों के नाम लिए होंगे कि ये मैंडेटरी है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो भी आएगा, नोट्स भी आएंगे, पर सोकी भी आएगा, ऐसा करके। पर मैंने या किसी भी एडवांस अकाउंट्स के फैकल्टी ने, आपने जहां से भी पढ़ा होगा, आपको किसी भी फैकल्टी ने एडवांस अकाउंट्स में इसके बारे में कुछ खास बातचीत नहीं की होगी, क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं था एडवांस अकाउंट्स में। अभी रेलेवेंस है एफआर में, इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। तो अब प्रैक्टिकल रेलेवेंस कैसे है? कुछ नहीं है। आप पहले के जमाने में क्या करते थे? देखो, मैं आपको यहां पर भी वही बता रहा हूं कि पहले आप एएस में क्या करते थे, या आप एडवांस्ड अकाउंट्स के उसमें क्या करते थे? आपको याद है एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट P&L बनानी पड़ती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें आप क्या करते थे? उसमें आप P&L बनाते थे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे, नोट्स टू अकाउंट्स, तो नोट्स अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो याद है आप एक नोट्स अकाउंट्स बनाते थे रिजर्व एंड सरप्लस का, और रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स अकाउंट्स में जो जो रिजर्व थे, जैसे जनरल रिजर्व है, फिर उसके बाद आपका P&L है, फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, फिर उसके बाद आपका और क्या है, अदर रिजर्व्स है, चलो अदर रिजर्व्स बोल देते हैं, अदर रिजर्व्स है, ऐसे करके रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाते थे। याद आ रहा है आपको? ठीक है ना, ऐसा बनाते थे। बस अब क्या बोल दिया उन्होंने? अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स मत बनाओ, रिजर्व एंड सरप्लस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा जिसको सोकी बोला जाएगा। तो सोकी इज नथिंग, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ, इट इज अ प्रॉपर न्यू फॉर्मेट ऑफ अ रिजर्व एंड सरप्लस। पहले हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस को पर्टिकुलर एंड अमाउंट के फॉर्म में लिखते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया? अब उन्होंने नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा, हम इंडिया से ना, हमारी इंपॉर्टेंस, इंडेस आया, इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो नया लाना पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं तो वही हूं, मैं तो वही एएस हूं, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा नया। तो इसने क्या बोला कि नहीं, अब रिजर्व एंड सरप्लस को रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोलेंगे, अब ना रिजर्व एंड सरप्लस का एक अच्छा फॉर्मेट बना के देंगे हम आपको, हम ही देंगे आपको फॉर्मेट बना के, और आप उसके रिजर्व एंड सरप्लस के सारे आइटम्स उस फॉर्मेट में डालिए और उसका नाम रखिए सोकी। तो दैट इज कॉल्ड सोकी। तो व्हाट इज सोकी? लेट मी शो यू। व्हाट इज सोकी? ये आपका, ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सोकी, जैसे ओसीआई की 2 कैटेगरीज होती हैं, सोकी की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। सोकी में 2 पार्ट होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा अदर इक्विटी। मतलब जब एक कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, तो बैलेंस शीट में जब इक्विटी एंड लायबिलिटी करके आता है,
तो इक्विटी के अंदर दो कैटेगरीज होती है, इक्विटी कैपिटल एंड अदर इक्विटी। ओल्ड एएस में टर्मिनोलॉजी अलग थी, टर्मिनोलॉजी थी वहां पर शेयर कैपिटल, और दूसरी थी रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरी थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। याद आ रहा है कि नहीं? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ 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 हल्का हल्का बोलो। सीए इंटर में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा था। इंड एएस में दो ही चीजें बस, ओनली टू थिंग्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। अब इनका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनेगा, इनका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा ही नहीं। जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी, बोरोइंग, पेबल, इनका नोट बनेगा, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट बनेगा। इन दोनों का नोट नहीं बनेगा, इन दोनों का एक अलग से फॉर्मेट बनेगा जिसका नाम है सोकी। तो इन दोनों की अगर वर्किंग दिखानी है, मतलब नोट दिखाना है, तो उसका नाम है सोकी। तो सोकी दो पार्ट्स में बनता है, पार्ट 1 शेयर कैपिटल का नोट्स, और पार्ट 2 अदर इक्विटी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स। ठीक है, तो ये है आपका सोकी। सोकी का आपका पार्ट 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या हुआ? शेयर कैपिटल आपका बैलेंस एट द बिगिनिंग कितना था, प्रायर पीरियड आइटम की वजह से उस बिगिनिंग के बैलेंस में क्या चेंजेस हुए, तो आपका रिवाइज बैलेंस कितना आ गया ओपनिंग। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपके इक्विटी कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे पब्लिक इशू हुआ, बायबैक हुआ, और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया। तो ये क्या है? ये नोट्स है, ये हम पहले भी बनाते थे, पर इन्होंने उसको सोकी के उसमें डाल दिया। तो करंट ईयर का इक्विटी कैपिटल में आपके चेंजेस कितने हुए, और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में क्या हुए। वैसे ही द सेकंड पार्ट इज अदर इक्विटी। अब आपको ये अलग तरीके से इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने एक्चुअली बहुत बड़ा फॉर्मेट है, तो लेट मी रोटेट दिस। ये आ गया। तो अदर इक्विटी, अदर इक्विटी नोट्स अकाउंट से आप ध्यान से आप पढ़ते जाना, अब ध्यान से देखना, जो तुम्हारा पुराने जमाने का रिजर्व एंड सरप्लस था वो यहां पर कैसे मर्ज हो गया। देखो सोकी के अंदर वो बोल रहा है कि आपको ना ये टेबल बनाना पड़ेगा, और ये टेबल के अंदर देखो पहला आइटम पढ़ो, तुम जानते हो इस पहले आइटम को, तुम जानते हो पहले इस आइटम को तुम पुराने जमाने में बैलेंस शीट के फेस पे दिखाते थे, बैलेंस शीट के फेस पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तुम उसको अदर इक्विटी में लेके चले गए, उसको अंदर उसके लेके चले गए। ठीक है, फिर जो जो आइटम तुम्हारे अभी काम के नहीं है, जो तुम्हें अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे, वो नहीं बताऊंगा। ये पहला आइटम, ये सेकंड, ये देखो रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब तुम्हारे जितने भी रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, अदर रिजर्व्स, इन सबको कॉलम बना के यहां लिखते जाओ कि कैपिटल क्या है, सिक्योरिटी क्या है, अदर क्या है, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, वो अलग से दिखा दो। दूसरा और क्या, और क्या, रीवैल्यूएशन। अभी अभी मैंने तुम्हें ओसीआई का कांसेप्ट बताया, तो ओसीआई रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाएगा, ओसीआई में। फिर ओसीआई कहां जाएगा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाएगा ना, तो ओसीआई उठ के तुम्हारा सोकी के अंदर चला गया। ये देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो एफसीटीआर कहां चला गया था, ओसीआई में। फिर ओसीआई का फाइनल बैलेंस कहां जाता है, बैलेंस शीट में, तो वो सोकी की वर्किंग नोट में आता है। ये देखो एक्सचेंज डिफरेंस, ये वही है एफसीटीआर ऐसा। और ये देखो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, मतलब वही शेयर वारंट, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी यहां आ गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ गया, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस थे वो एक जगह पर आ गए, जो भी रिवोल्यूशन सरप्लस था ओसीआई के आइटम्स थे वो सब आ गए, ओसीआई के जितने भी आइटम्स हैं, ओसीआई के जितने भी आइटम्स हैं वो सब आ गए एक साथ। और उनके बारे में वही कि भाई आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपके उसमें चेंजेस क्या हुए, आपका डिविडेंड आपने कहां बांटा, जो डिविडेंड बांटोगे तो डिविडेंड बेसिकली आप अपने रिटेन्ड अर्निंग से बांटोगे, तो यहां लिखना पड़ेगा आपने डिविडेंड कितना बांटा, आपने एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कितने क्या क्या किया, ये ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, आपके और कोई चेंजेस, और आपका क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग प्लस चेंजेस और देन क्लोजिंग। तो ये बन गया आपका सोकी। तो व्हाट इज सोकी, सोकी इज एक्चुअली द रीडिफाइंड वर्जन of the entire reserves and surplus. Soki is nothing, it is the redefined version, it is the redefined version of notes to accounts in relation to share capital and reserves and surplus. तो reserve and surplus और share capital का जो notes to accounts बनता है उसको सोकी कहा जाता है। बोलिए जी, आया समझ में कि नहीं? सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार बताइए, अगर कोई डाउट हो तो आई विल अगेन डिस्कस। तो सोकी के बारे में क्या लिखोगे,
लिखो, सोकी, इसको लिखो, इट इज अ सेपरेट वर्किंग नोट फॉर equity share capital and all other equity items. It is a separate working note for equity share capital and all other equity items such as all reserves, retained earnings, OCI items, etc. तो ये एक सेपरेट वर्किंग नोट बनता है इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए और बाकी सारे इक्विटी रिलेटेड आइटम्स के लिए, जिसमें सारे रिजर्व्स आ गए, सारे रिटेन्ड अर्निंग एक ही होता है, रिटेन्ड अर्निंग आ गया, सारे ओसीआई आइटम्स आ गए, उनको एक प्लेस पर लेके आने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड सोकी। ऑल एट वन प्लेस, ऑल एट वन प्लेस। यस, टेल मी, अभी तक समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, सीए इंटर में जब तुम बैलेंस शीट बनाते थे तो पहले कहां से शुरू होता था? पहले असेट्स की पहले इक्विटी लाइबिलिटीज, क्या था? सीए इंटर में जब बैलेंस शीट बनाते थे, वो जो फॉर्मेट था शेड्यूल 3 का, पहले क्या था? इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड देन असेट्स। इंड एएस में उल्टा हो गया। इंड एएस में द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में इट स्टार्ट्स विथ असेट्स, it starts with assets and then it comes to equity and liability। उल्टा हो गया, इंडेस में उल्टा हो गया, ठीक है, फॉर्मेट उल्टा हो गया। चलिए एक बात और, सर इंडेस किस पे एप्लीकेबल होता है? इस पे मैं कल की क्लास में डिटेल में बात करूंगा, हमारी 2-3 दिन बेसिक्स चलने वाला है, कल की क्लास में डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल इंडेस किस पे एप्लीकेबल होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, इंडेस आर मैंडेटरली अप्लीकेबल टू, मैंडेटरली अप्लीकेबल टू, पहला, ऑल लिस्टेड एंटिटीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सब पे इंडेस लगता है, सब पे, ऑल लिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट कंपनीज लिस्टेड इन SMSEs एक्सचेंज। जो छोटी छोटी, जो आपने सुना होगा ना पेनी स्टॉक्स, छोटी छोटी लिस्टेड कंपनीज, बहुत छोटी छोटी कंपनीज, उनकी कैटेगरी सेबी ने SMSE एक्सचेंज के फॉर्म में अलग बना के रखी है, ठीक है ना। तो एक तो होता है सेंसेक्स, एक होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ कंपनीज होती है जिनको क्वार्टरली बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती, जिनको 6 मंथली बैलेंस शीट बनानी होती है, वो छोटी छोटी पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो कंपनी बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो भी लिस्टेड होती है, पर वो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, उनके ऊपर इंडेस नहीं लगता, ठीक है। दूसरा, ऑल अनलिस्टेड एंटिटीज whose net worth is 250 crores or more, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वो सारी अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी, अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी क्या लगता है? इंडेस लगता है। अब इसमें लिखोगे,
इसमें लिखोगे दिस इंक्लूड्स एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी रूल सेम है। अगर एनबीएफसी लिस्टेड है तो इंडेस लगेगा, अगर एनबीएफसी लिस्टेड नहीं है तो 250 करोड़ से ऊपर होगा तो लगेगा एनबीएफसी, बट नॉट बैंक्स। बैंक के ऊपर इंडेस अभी तक नहीं लगता है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, तो बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं लगता इंडेस। ठीक है, डन। ऑलराइट, सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है, एंड देन वील कंक्लूड टुडे सेशन। जैसा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के 2-3 सेशन थोड़ा सा मैं लाइट मोड पे रखने वाला हूं। क्लास का टाइमिंग 10 बजे तक है, बट स्टार्टिंग के सेशंस अपने 9:15 9:30 तक खत्म हो जाएंगे। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक हमने क्या क्या स्टार्टिंग से पढ़ा। हमने सबसे पहले एएस वर्सेस इंड एएस को देखा। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ रिवर्सिंग द फॉर्मेट, ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट मानसी। एएस एंड इंड एएस के हमने लॉजिक को देखा कि एएस से इंड एएस कितना अलग है। इंड एएस आज के जमाने के इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। इंडिया में इंड एएस को कन्वर्ट किया गया है, आईएफआरएस से कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट करते वक्त हमें 2 चीजें करनी पड़ी, कार्व इन एंड कार्व आउट। कार्व इन मतलब एडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेके आना, और कार्व आउट मतलब किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिप्लेस करना, कुछ दूसरा करना, उनके वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हटा के कुछ और करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्व आउट। फिर हमने डिस्कस किया ओसीआई। फिर हमने डिस्कस किया ओसीआई वाला कंसेप्ट। व्हाट इज ओसीआई? ओसीआई इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी आइटम्स इनकम्स और एक्सपेंसेस पीएनएल में नहीं जाते उनको सेपरेटली पार्क किया जाता है एक स्टेटमेंट में, उसका नाम है ओसीआई। ओसीआई को 2 कैटेगरीज में बनाया गया है, एनआरपीएल, आरपीएल। एनआरपीएल मतलब वो आइटम्स कभी भी पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, और आरपीएल मतलब वो आइटम्स टेम्पररी ओसीआई में आए हैं पर वो रिक्लासिफाई होकर पीएनएल में जाएंगे आगे चल के। फिर हमने डिस्कस किया statement of changes in equity, SOCI. What is SOCI? SOCI is basically the standard format of working note of equity capital and reserves and surplus. तो जितने भी equity related items हैं उनका एक standard format बन गया, that is called SOCI. बाकी हमने पढ़ा इंड एएस का एप्लीकेबिलिटी। इंड एएस एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनीज पर हमेशा है, ऑल टुगेदर। अनलिस्टेड कंपनीज पर अगर उनका नेटवर्क 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। दिस इंक्लूड्स एनबीएफसी बट डज नॉट इंक्लूड बैंक एंड इंश्योरेंस, ठीक है। ठीक है, इतना जल्दी ओवर करने का मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा लाइट मोड में रखो, टेंशन मत लो। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ रिवर्सिंग द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन इंड एएस? देखिए, इसका प्राइमरी लॉजिक तो ये है कि यहां पर जो ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं, जो एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसका क्लियर कट इंटेंशन ये था कि जो कंपनीज एएस फॉलो कर रही हैं और जो कंपनीज इंड एएस फॉलो कर रही हैं, दोनों की बैलेंस शीट देख के ही समझ में आ जाए कि हाँ ये एएस वाली बैलेंस शीट है और ये इंड एएस वाली बैलेंस शीट पीएनएल है। तो वो रिजेंबल ऐसे दिखना चाहिए कि यार बैलेंस शीट का फेस देखा और समझ में आ गया कि यस दे हैव अप्लाइड इंड एएस। द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल की मतलब अलग अलग शो करने के लिए जो कंपनीज एएस फॉलो करें तो पता चलना चाहिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट से, पहला तो ये। दूसरा, देयर कुड बी वन मोर लॉजिक कि यार जब भी एक इन्वेस्टर कंपनी की बैलेंस शीट देखता है तो उसका जो नजरिया जाता है, उसका जो पहला ध्यान जाना चाहिए वो असेट्स पे जाता है बजाय लाइबिलिटीज पे कंपनी की। तो एक आप भी सोचो, एक थॉट लेके आओ, जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो ऑफकोर्स आपका मन करेगा कि पहले उसके असेट साइड तो जाएं अपन। तो ये भी एक थॉट रहा कि भाई पहले इन्वेस्टर के नजरिए से सोचो या कोई भी आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स के नजरिए से सोचो कि कंपनी की पहले हम औकात दिखाएं, वर्थ उसके असेट के फॉर्म में दिखाएं कि उसकी कंपनी के असेट्स की वैल्यू आज क्या है, एंड देन इट शुड कम टू लायबिलिटी। द अनदर थर्ड लॉजिक इज व्हेनेवर यू कैलकुलेट नेट असेट, किसी भी कंपनी की नेटवर्थ निकालते हो तो यू टेक असेट माइनस लायबिलिटी।
है ना. यू डोंट टेक माइनस लायबिलिटी प्लस असेट. Are you understanding what I'm saying? Minus liability plus asset. So always you start with asset. So this is the logic. Otherwise और कुछ नहीं है रीजन. ठीक है. आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई किया हो कि क्या आपको जो सुनना है उस तरीके से. ठीक है. चलिए. सो गाइज आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. सर आई एम योर सीए इंटरेस्ट स्टूडेंट स्टडीड अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू. गुड एग्जाम्पशन. वेरी गुड शुभम. बहुत बढ़िया. आप में से कौन कौन बच्चे मेरे एडवांस अकाउंट्स में रह चुके हैं? जो बच्चे अभी लाइव में हैं मुझे बताएंगे. हमारा आज का ज्ञान खत्म हो चुका है. क्लास वाला ज्ञान खत्म हो चुका है. ऋतिका, शुभम, लिकेश, अंजलि, मानसी. ओके. आई वॉच यूट्यूब वीडियो. ओके. मयंक. जो नहीं भी रह चुके हैं, जैसे यूट्यूब मयंक ने बताया, वैसे अगर कोई है तो वो भी बता दीजिए मुझे, उनको भी देखकर ज्यादा खुशी होगी. श्रीकर, एडवांस अकाउंट्स ओल्ड सिलेबस. ओके. गौरी, यूट्यूब वीडियो. ओके, थैंक यू बेटा. ओके. दिव्या भी बोल रही है कि स्टूडेंट रह चुके हैं. ओके. सर आई हैव नॉट परचेज क्लास, आई रेफर्ड यूट्यूब लेक्चर्स. रामनाथ एंड मस्ट सुपर सीरीज स्कोर 70. ओके. चलिए. तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं. मेरे स्टूडेंट्स, पढ़े हुए स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यूट्यूब से मेरे वीडियोस उन्होंने इंटर में देखे थे. आप सबको मैं वापस से बोलूंगा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. धन्यवाद अपना विश्वास दिखाने के लिए. और मैं आपसे आज एक क्लास में वादा करता हूं कि आपने जो ये, एम आई ऑडिबल? ये इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था. यस. आई वॉच यूट्यूब लेक्चर्स. तनिष्का. ओके. यस. सो मैं आज सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूंगा और साथ साथ आपको ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेथ इन मी. और मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर करूंगा कि मैं आपका जो ये फेथ है, ये जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ये कभी तोड़ने नहीं दूंगा. मैं एक प्रॉमिस अच्छे से करूंगा कि आपको मैं एग्जाम तक, मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा आपके ऊपर मेहनत करने के लिए. बिकॉज मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर मेहनत ही कर सकता हूं. तो मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं पूरी मेहनत करूंगा आप सबके ऊपर. ये मेरा आपसे वादा है. ठीक है. तो चलिए आज हम यहीं पर ओवर करते हैं. ऋषिका भी कह रही है सर वो वॉच्ड यूट्यूब वीडियोस. थैंक यू ऋषिका. ठीक है. चलिए. थैंक्स लॉट गाइस. अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं कल की क्लास में. वेट. कल की क्लास रहेगी, कल संडे है, कल की क्लास रहेगी, सेम टाइम पर रहेगी 7:30. यस, कल की क्लास रहेगी पूजा. कल संडे है क्योंकि फर्स्ट संडे है तो मुझे क्लास लेना है, तो कल की क्लास रहेगी. बट इन द सेम वे मैं कल की क्लास थोड़ा जल्दी ओवर कर दूंगा. ठीक है ना. एक्चुअली मैंने अपना घर पूरा शिफ्ट किया हुआ है. कल मेरी पूरी घर की शिफ्टिंग पेंडिंग है. तो शिफ्टिंग वाले लोग आएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो मुझे कल की क्लास जल्दी छोड़नी पड़ेगी. तो हो सकता है 1-1.25 घंटे के बाद में छोड़ दूं. ठीक है. चलिए. थैंक्स लॉट गाइस. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय. टेक केयर. लव यू ऑल. और अपना ध्यान रखिएगा. ठीक है. चलिए. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय एवरीवन. ऐप में जो बच्चे अवेलेबल हैं वो भी बाय बाय. चलो. थैंक यू सो मच.